नमस्कार, न्यूज आर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। 4 बजे की 4 बड़ी खबर में आपका स्वागत है। 4 बड़ी खबर में सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या की, जहां पर आज से राम मंदिर भक्तों के लिए खुल जाएगा। हर दिन 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। दूसरी खबर में चर्चा करेंगे मुलाकात की, जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को अचानक राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मिलने राजभवन पहुंचे। तीसरी खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पाकिस्तान को 2 टूक संदेश दिया है। चौथी और आखिरी खबर में चर्चा करेंगे रायपुर की, जहां पर लोकसभा चुनाव से पहले सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। पार्टी बदलने का सिलसिला लगातार शुरू हो गया है। क्या है पूरी जानकारी, जानेंगे इन्हीं खबरों में। तो आइए शुरू करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबर। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। गर्भगृह में रामलला की 51 इंच की मूर्ति स्थापित की गई है। अब आज से राम मंदिर भक्तों के लिए खुल जाएंगे। हर दिन 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान जताया जा रहा है। इसलिए रामलला के दर्शन के लिए हर श्रद्धालु को 15 से 20 सेकंड का ही समय मिलेगा। इसके साथ ही साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक मंदिर को दर्शन के लिए सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक दर्शन हो सकेंगे। हालांकि ट्रस्ट के महासचिव का कहना है कि यदि ज्यादा श्रद्धालु आएंगे तो मंदिर 18 घंटे तक खोला जाएगा। रामलला की जिस मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया गया है, वहीं दूसरी ओर पीएम के शब्दों के बाद सबके मन में एक सवाल है कि अब बीजेपी की अगली प्लानिंग क्या होगी। बीजेपी के लिए कहा जाता है कि ये पार्टी 365 दिन चुनाव मोड में रहती है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 24 जनवरी से पार्टी नव मतदाता सम्मेलन के जरिए युवाओं से संवाद शुरू करने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी यूपी के 8 लाख नए मतदाताओं के साथ संवाद करेंगे। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के 806 स्पॉट पर बीजेपी के पदाधिकारी भी संवाद करेंगे। इसके साथ ही साथ नए मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र भी दिलाएंगे। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, सहयोगी प्रशांत का रुख करेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रशांत, अब रामलला की यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, अब इंतजार है, तो अब जैसे हम देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है, तो राम भक्तों के लिए मंदिर में किस तरह की व्यवस्था की गई है, कौन सा समय यहाँ पर रखा गया है कि कौन कौन से समय में राम भक्त दर्शन कर सकेंगे? बिल्कुल काजल, कल देखिए कलयुग के इतिहास में 22 जनवरी 2024 स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी। और बड़ा ही सौभाग्यशाली दिवस था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों से भगवान श्री रामलला की विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसके बाद जो राम भक्त थे वो भगवान श्री राम के दर्शन को लेकर उमड़ पड़े थे। और आज सुबह से ही राम मंदिर में बड़ी भीड़ लगी। और इस दौरान क्योंकि वहाँ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल थी और उसके साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस बल के जवान थे, वहां जो श्रद्धालु पहुंचे तो भारी संख्या में पहुंचे, तो उनको संभालने में काफी टाइम लगा। कड़ी मशक्कत के बाद श्रद्धालुओं को सुविधागत वहां पर भगवान श्री रामलला के दर्शन हो, उसको लेकर कड़े प्रबंध किए गए हैं। और इस भीड़ को देखते हुए ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने ऐलान किया है कि अभी जो अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रतिदिन करीब 1 से 1.5 लाख यहाँ श्रद्धालु भगवान श्री रामलला के दर्शन करने पहुंचेंगे। अगर ऐसी स्थिति रही और राम भक्तों की संख्या बढ़ी तो मंदिर जो है करीब 18 घंटे तक खोला जाएगा। इसको लेकर सभी तैयारियां ट्रस्ट की तरफ से की जा रही हैं। राम भक्तों की दिनों दिन संख्या बढ़ेगी, इसको लेकर अयोध्या प्रशासन के साथ ही जो ट्रस्ट प्रशासन है वो भी पूरी तरीके से तैयार है। सुबह जिस समय ये भीड़ अपार हो गई, वहां लोग बेकाबू हो गए भगवान श्री रामलला के दर्शन करने को लेकर, तो कुछ समय के लिए मंदिर को बंद भी किया गया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब ट्रस्ट की तरफ से अनाउंस किया गया और भक्तों को समझाया गया कि सभी को भगवान श्री रामलला के दर्शन होंगे, कोई भी लोग यहाँ पर किसी भी तरीके की आक्रामकता न दिखाए, सभी लोग श्रद्धा भाव से यहाँ लाइन से लगकर ही भगवान श्री राम के दर्शन पूजन करें और जो सिक्योरिटी चेकिंग है उसके बिना कोई भी भक्त अंदर ना आए।
और सभी लोगों को मंदिर प्रशासन भगवान श्री राम लला के दर्शन कराएगा। इसके बाद जनता में वहां संतुष्टि हुई और लोगों को फिर एक एक करके वहां रामलला के दर्शन कराए गए। तो बड़ा ही अभूतपूर्व दिन रहा और इसके साथ ही जो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि जिस तरीके से लोग लगातार राम मंदिर निर्माण को लेकर कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाते आए थे, अब वो जो स्वप्न है वो लोगों का पूरा हो गया। और इसके साथ ही कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का अगला कदम क्या होगा, इस पर भी लोग सवाल उठाते हैं। लेकिन क्योंकि 24 जनवरी से भारतीय जनता पार्टी राम मतदाता अभियान शुरू कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के 8 लाख नव मतदाताओं को संबोधित करेंगे, तो ये सब जो चीजें हैं राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से विपक्ष लगातार सवाल खड़े करता था और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण का सपना पूरा किया है और भव्य मंदिर बन चुका है। अयोध्या में विकास की बयार लगी हुई है, रोजगार सृजन होगा। आने वाले समय में विश्व की ऐतिहासिक जो सांस्कृतिक नगरी है वो अयोध्या बन चुकी है। नव भारत का सपना अयोध्या था और वो पूरा हो चुका है। इसके साथ ही चंपत राय ने तमाम बातें कही, चाहे राम मंदिर को लेकर हो या बीजेपी पर उठने वाले सवाल हो, इन तमाम बातों को लेकर उन्होंने दो टूक विपक्ष को जवाब भी दिया। हालांकि उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से ही जवाब दिया है। समझने वाले विपक्षी दल साफ तौर से समझ गए थे कि उनके ऊपर जो ट्रस्ट के महासचिव है चंपत राय, उन्होंने बड़ा हमला राम मंदिर पर सवाल उठाने को लेकर किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी चाहे 90 का दशक रहा हो, तब से प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण को लेकर लंबा संघर्ष किया है। फिर चाहे हिंदू महासभा हो या फिर विश्व हिंदू परिषद हो, तमाम हिंदू संगठनों को एक करके पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उसके साथ ही लाल कृष्ण आडवाणी, इन लोगों ने श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर रथ चलाया था। वो सपना इन लोगों का पूरा हो चुका है और ये जो कर कमलों के द्वारा प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ पर निर्माण हुआ, ये अद्वितीय, अविस्मरणीय और इसके साथ अद्भुत नजारा था इस कलयुग में कि लोगों को भगवान श्री राम लला की जो 500 वर्षों की प्रतीक्षा थी वो पूरी हो गई है। इसी दम पर भारतीय जनता पार्टी अब जनता के बीच में जाएगी। जो विपक्षी दल लगातार जो सवाल उठाते थे कि रामलला कब आएंगे, मंदिर कब बनाएंगे, ये जो सवाल थे, इसके साथ ही और जो उन पर आरोप थे कि तारीख नहीं बताएंगे, इस तरीके के नारे जिस तरीके से विपक्ष ने लगाए थे वह भी धराशायी हो गए हैं। और इसी बलबूते पर 2024 लोकसभा के चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है और 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के 8 लाख नव मतदाताओं से संवाद करके मैसेज देने का काम करेंगे। बिल्कुल प्रशांत, यहाँ पर अब साफ नजर आ रहा है कि क्योंकि हर सवाल लोगों के दिमाग में यही आ रहा है, अगला प्रश्न है कि अब बीजेपी की अगली प्लानिंग आखिर क्या होगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं प्रशांत की लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, तो ऐसे में अब क्या लगता है कितना इफेक्ट, कितना असर पड़ सकता है चुनाव पर, इसको देखते हुए? बिल्कुल, देखिए लगातार जिस समय से भारतीय जनता पार्टी, चाहे उससे पहले जनसंघ रही हो, जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ और राम मंदिर आंदोलन को लेकर प्रखर भूमिका रही है इस पार्टी की। और यह सिद्ध भी हो चुका कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का प्रण किया था तमाम हिंदू संगठनों को लेकर, और इसमें का जो सबसे मुख्य भूमिका थी वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरु अवैधनाथ जी महाराज की, और उसके पहले उनके जो गुरु थे, गुरु दिग्विजयनाथ जी महाराज, इनका सपना था, इन्हीं ने मंदिर आंदोलन को लेकर आगे बात बढ़ाई थी। और जिस तरीके से तमाम यहाँ सरकारें रही, केंद्र में जो सरकारें रही, उत्तर प्रदेश में जो सरकारें रही हैं, न्यायिक प्रक्रिया यहाँ जो प्रभावित होती रही है, उसको लेकर सबसे पहले अगर कहा जाए कि गोरखपुर मंदिर के महंत और सांसद रहे अवैधनाथ जी महाराज ने इसका बीड़ा उठाया था। जब सभी लोग पीछे हट रहे तो उस समय अवैधनाथ महाराज जी ने कहा था कि मंदिर निर्माण की प्रतिज्ञा का मैं संकल्प यहाँ ले रहा हूँ और मंदिर निर्माण होकर रहेगा, कानूनी लड़ाई भी मैं लड़ूंगा, मुझे जान की परवाह नहीं है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो गुरु अवैधनाथ जी महाराज हैं, उन्होंने इसकी ऊर्जा भरी और इसके साथ ही तमाम हिंदू संगठनों को एक किया था, तब जाकर मंदिर निर्माण का जो संकल्प था, इसके साथ ही कोर्ट में इसकी पैरवी की गई और ये सपना आज पूरा हो गया। भले ही इस धरती पर गुरु अवैधनाथ जी महाराज ना हो, लेकिन वो जहां भी होंगे और ये देख रहे होंगे कि उनके इस जीवन काल में, इस मानव जीवन काल में जो है यहाँ पर उनका सपना पूरा हो रहा है, गुरु अवैधनाथ जी महाराज का जो संकल्प था वो पूरा हो रहा है। तो ये सब चीजें हैं और इसी के साथ बीजेपी का अगला कदम जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, हालांकि सभी जानते हैं कि मथुरा का विवाद जिस तरीके से है, ज्ञान वापी का विवाद जिस तरीके से है, लेकिन ये विवाद नहीं, वहां वास्तविक प्रमाण भी धीमे धीमे मिले जिसके आधार पर पिटीशन दाखिल की गई हैं और उसी के तहत न्यायिक प्रक्रिया में आगे काम हो रहा है माननीय न्यायालय के द्वारा। उसमें जो सर्वे के आदेश दिए गए हैं, जो आगे लगातार सुनवाई चल रही है,
वो साक्ष्यों के आधार पर है। ठीक है भले ही प्रशांत। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाए जाते हो, लेकिन यह सत्य है कि ज्ञानवापी मंदिर में जिस तरीके से वहां पर नंदी की मूर्ति मिली थी, उससे साफ होता है कि किसी भी मस्जिद में कहीं भी नंदी की मूर्ति नहीं मिल सकती। ऐसी कोई पौराणिक व्यवस्था उनके यहाँ नहीं थी, ना ही ऐसी कोई मान्यता थी। तो ये हिंदू धर्मों में ही था कि जहाँ शिव मंदिर होते थे वहीं नंदी विराजमान होते थे। तो ज्ञानवापी का मसला इसी तथ्य के आधार पर है। और इसके साथ ही मथुरा में जिस तरीके से जो विवाद है श्री कृष्ण जन्मभूमि का, वहां भी तथ्य है जिसके आधार पर पिटीशन दाखिल की गई है। तो इसी आधार पर अगला कदम जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का या ये होगा कि जहां भी जिस तरीके से विदेशी आक्रांताओं ने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई थी, या हमारे पूर्वजों के जो किले थे उनको तोड़कर किसी अन्य रूप में परिवर्तित किया था, उनको पुनः वापस रूप दिया जाए, पुनर्निर्माण किया जाए। इसी पर भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है हिंदू सनातनी लोग हैं उनको जागरूक करने का काम कर रही है। और इसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में यहाँ पर विजय पताका फहराई, 19 में उन्होंने विजय पताका फहराई, और 24 की तैयारी इसी दम पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है और ऐसे में मंदिर में राम भक्तों के लिए भी अच्छी खासी व्यवस्था की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को अचानक राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मिलने पहुंचे, राजभवन पहुंचे, जहां पर सीएम और राज्यपाल की मुलाकात करीब 50 मिनट तक चली। उनके साथ संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद सीएम राजभवन से निकल गए, उन्होंने पत्रकारों से बात नहीं की। इधर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि खेला होबे, हालांकि आरजेडी ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया है। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि ऑल इज वेल। बताया जा रहा है कि राजभवन जाने से पहले सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव गांधी मैदान में एक साथ थे। तीनों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी थी। कार्यक्रम के तुरंत बाद सीएम नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने राजभवन चले गए। उनके साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी नहीं गए थे। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, आलोक जी का रुख करेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आलोक जी, क्या मायने निकाले जा रहे हैं आखिर इस मुलाकात के, क्या नाम दें आखिर इस मुलाकात को? काजल जी, राजनीति में कहावत है कि कोई ना पक्का दोस्त होता है, ना ही कोई पक्का दुश्मन होता है। नीतीश जी के सर्वोच्च कोटि के जो है एग्जाम्पल सेट करते हैं इस बात की। आपने देखा था जिस तरीके से लल्लन सिंह हटाए गए थे और पूरी जो गद्दी है इसकी जेडीयू की, वो नीतीश जी ने अपने हाथ में ले ली और खुद ही उसके अध्यक्ष भी हो गए हैं और साथ में चीफ मिनिस्टर तो हैं। अभी आपने देखा था कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर घूम घूम के सर्वे कर रहे हैं और उन्होंने एक घोषणा की थी कि नीतीश जी की इस समय बहुत ज्यादा स्थिति खराब है, 5 से ज्यादा सांसद नहीं जीत सकते हैं। और आपने देखा है कि जिस तरीके से कल प्राण प्रतिष्ठा हुई, और साथ में आपने देखा नीतीश जी ने पटना में सबसे पहले जो है एनडी गठबंधन की जो है नींव डाली थी और सबको इकट्ठा करने की कोशिश की थी। लेकिन उसके बाद जितनी भी हुई, करीब 4 उसके बाद बैठकें हुई, लेकिन उसमें उनको वो महत्व नहीं दिया गया। इसलिए वो समझ गए थे कि एनडी गठबंधन में उनकी अब दाल गलने वाली नहीं है। ऐसी स्थिति में जहां तक आपने देखा था कि बीजेपी के अमित शाह जी भी दूरी बनाए हुए थे, लेकिन धीरे धीरे अभी पिछले कल और परसों का स्टेटमेंट देखिए, उसमें जो है काफी करीबियां नजर आ रही थी। तो ये जो आपने बात कही है, ये कई राष्ट्रीय चैनलों ने इस बात को चलाया भी है, पुष्टि भी है, विजुअल भी है, लेकिन अभी कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं हुआ है। हम लोग को निगाह बनाए रखनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि जल्द से जल्द, उम्मीद है कि जेडीयू जो है नीतीश जी आरजेडी का साथ छोड़ के, और पूरी उम्मीद है कि बीजेपी के साथ एनडीए में फिर से वापसी कर सकते हैं। बिल्कुल आलोक जी, लेकिन 50 मिनट तक ये मीटिंग चली, आखिर 50 मिनट तक चर्चा हुई। कौन कौन से विषय हो सकते हैं कि आखिर 50 मिनट में ऐसी कौन कौन सी बातें यहाँ पर सामने रखी गई? जैसे कि एनडीए में भी बताया जा रहा है कि शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन आप जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं उनकी दाल गलती हुई नजर नहीं आई। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि जिस तरीके से आपने देखा कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, बाहर निकले और पत्रकारों ने उनसे कुछ पूछना चाहा, उसका जवाब नहीं दिया। इसका मतलब है कि जो भी मीटिंग थी बड़ी गोपनीय थी, उस गोपनीयता को अभी बनाए रखा है। अब देखने वाली बात है कि उनका जो है केंद्र से कैसा संपर्क चल रहा है, किन बातों पे चल रहा है। लेकिन जीतन राम राठी आपने अभी जिक्र किया था, जिन्होंने कहा खेल हो गए, तो उम्मीद सब कर रहे हैं कि फिर से वापसी जो है एनडीए में नीतीश कुमार जी की, वहीं से ही
इनको जो है वहीं से ये आगे, क्योंकि आरजेडी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर सीएम और राज्यपाल की मुलाकात के कई मायने वैसे तो निकाले जा रहे हैं। हालांकि इस शिष्टाचार की मुलाकात भी यहाँ पर कई लोग इस मुलाकात को बताते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर करते। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पाकिस्तान को दो टूक संदेश दिया है। उनके अखंड भारत संबंधी बयान पर आई पाकिस्तान की आपत्ति पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा कि किसी की आपत्ति करने से सांस्कृतिक तौर पर अखंड भारत का सपना खत्म नहीं होगा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि 500 साल के संघर्ष के बाद ये समय आया है। 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य ने अयोध्या में मंदिर बनाया था। भारत के दो प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने ऑन रिकॉर्ड कहा, बाबरी मस्जिद का विध्वंस या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पाकिस्तान के हिस्सों पर फिर से कब्जा करने की और पहला कदम है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस तथाकथित इस्लामो बताया जा रहा है कि हेड स्पीच और हेड क्राइम का संज्ञान लेना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र और अन्य संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भारत में इस्लामिक हेरिटेज साइट्स को कट्टरपंथी समूह से बचाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर बात करना चाहिए। पाकिस्तान में भारत सरकार से भी मुस्लिमों और उनके पवित्र स्थलों के साथ ही धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और संरक्षा को सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान लाख आपत्ति जताई। हम सब जानते हैं कि सिंध से जो विस्थापित लोग यहाँ आए, शरणार्थी आए, उसके पहले तो अखंड भारत था ही। तो ननकाना साहब सहित जो हमारे अपने अतीत के अखंड भारत के हिस्से अगर रहे, उनको लेकर के तो हमारे लिए आज भी हमारा राष्ट्रगान में हम पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, सिंध को अलग थोड़ी छोड़ सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर का एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई है और उस अवसर पर हमारा सांस्कृतिक अखंड भारत का सपना हजारों हजार साल से रहा है, तो कोई की आपत्ति करने से वो बात समाप्त तो नहीं हो जाएगी, वो तो अपनी जगह स्थायी रहेगी। चलिए, ज्यादा बातचीत करेंगे, सहयोगी कृष्णा का रुख करेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कृष्णा, यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पाकिस्तान को दो टूक संदेश दे दिया है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अखंड भारत पर बात चल रही है और लगातार अखंड भारत के निर्माण में पाकिस्तान को आपत्ति रही है, पहले भी देखा गया था। अब जब अयोध्या में भव्य रूप से राम मंदिर का निर्माण हो गया है और भगवान श्री राम लाला विराजमान हो गए हैं, तब भी यही राग आलाप रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पे इस पे चर्चा होनी चाहिए, संयुक्त राष्ट्र पर इस पे चर्चा होनी चाहिए, मुस्लिम लोगों की जो हेरिटेज है, इमारतें हैं, उसे सुरक्षित रखना चाहिए। तो इस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने करारा जवाब दिया है कि अखंड भारत का निर्माण होगा और ये पहला कदम है। जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस और वहां पर भव्य राम मंदिर का निर्माण, जो पाकिस्तान का में कब्जे वाली जमीन है भारत की, वो भी अब भारत अपने हिस्से मिलेगा। तो निश्चित रूप से एक कड़ा संदेश है, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें, दोनों ने यही बात कही है। तो निश्चित रूप से जिस तरह से पाकिस्तान हर मौके पर एक राग अलापता रहता है कश्मीर का, और ये कड़ा संदेश है पाकिस्तान के लिए कि भारत एक इंच भी जमीन अपनी नहीं छोड़ेगा और ये पहली जीत है और इसके बाद पाकिस्तान में जो हिस्सा है भारत का, वो भी अधिग्रहण करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर दो टूक संदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पाकिस्तान को दिया। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सियासी घमासान तेज होता जा रहा है, पार्टी बदलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आम के कई नेता बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। इसके लिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारियों के नामों की चर्चा भी
चल रही है। यहाँ सभी नेता प्रदेश प्रभारी ओम माथुर की मौजूदगी में भाजपा में एंट्री लेंगे। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कोमल उपेंडी के साथ ही साथ इनको लेकर कई प्रदेश सचिव, जिला अध्यक्ष और मोर्चे के पदाधिकारियों के नाम शामिल है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में तीसरी राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी के आधे से अधिक पदाधिकारी भाजपा में प्रवेश करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। इससे पहले 15 जनवरी को करीब 64 लोग बीजेपी में शामिल हुए थे। आज 17 लोग शामिल हो रहे हैं। ये सभी भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी से प्रेरित है। तो लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। पार्टी बदलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पार्टी के कई कार्यकर्ता जो है वो बीजेपी में शामिल हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी से प्रेरित होकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारियों के नामों की चर्चा भी तेज चल रही है। सभी नेता प्रदेश प्रभारी ओम माथुर की मौजूदगी में भाजपा में एंट्री लेंगे। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कोमल उपेंडी से लेकर कई प्रदेश सचिव और जिला अध्यक्ष मोर्चे के पदाधिकारियों के नाम भी इसमें शामिल नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारियों के नाम भी चर्चा में हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा में तीसरी राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी के आधे से अधिक पदाधिकारी भाजपा में प्रवेश करेंगे, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। पहले 15 जनवरी को करीब 64 लोग बीजेपी में शामिल हुए थे। आज बताया जा रहा है कि 17 लोग शामिल हो रहे हैं। सभी भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी से प्रेरित हैं। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, जिज्ञासा का रुख करेंगे। सहयोगी रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जिज्ञासा, यहाँ पर आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। चुनाव से पहले इस तरह का झटका क्या कहता है? आपको बता दें कि जो प्रदेश कार्यालय सिसवा उठाते में आज लोकसभा चुनाव से पहले प्रवेश कार्यक्रम को रखा गया था। बहुत से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का आज नाम लिया है। विधानसभा चुनाव के परिणाम जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहे और आम आदमी पार्टी से 90 की 90 विधानसभा में उसकी करारी हार का सामना करना पड़ा। इसे देखते हुए जो जिला स्तर और प्रांत स्तर के जो कार्यकर्ता कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी पद से इस्तीफा दिया था और उसके बाद आज एक हफ्ते बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन से नाम लिया। ये जो आम आदमी पार्टी की छत्तीसगढ़ में करारी हार और एक बड़े झटके के रूप में मिला है जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के दामन को थामने के लिए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कारगर सिद्ध हो जाएगी, काफी मददगार हो सकते। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी अभी कम से कम 50 से 60 लोग जुड़े और इसके बाद में आगे हो सकते हैं कि और भी जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। अभी जो प्रदेश अध्यक्ष कोमल उपेंडी रहे जो आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ये देखने वाली बात है कि आखिर इन सभी कार्यकर्ताओं के बाद क्या कोमल उपेंडी जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जिज्ञासा हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो कई नेता देखिए बीजेपी में शामिल होंगे और इसके साथ ही साथ लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका यहां पर लगा है। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।